हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का अमोघ नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इसके बारे में। तो अपन इसको अच्छे से इजीली तरीके से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा फीटल सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन से। फीटस सर्कुलेशन, फीटस होता है वो वॉर्म के अंदर होता है, तो उसको ऑक्सीजन की नीड होती है क्योंकि उसके लंग्स इमेच्योर है। तो उसको लंग्स इमेच्योर है, इसलिए कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा? मदर से मिलेगा। तो जो मदर होती है, मदर और प्लेसेंटा और फीटस, इन तीनों के बीच में सर्कुलेशन होता है। इसी को अपन पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन। तो आपको पहले बार बार से बता देता हूँ, फिर इसको और डीपली अपन अंदर से पढ़ेंगे। पहले बताऊंगा क्या होता है, व्हाट इज फीटल सर्कुलेशन। फर्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट इज फीटल सर्कुलेशन। ये यूट्रस है मदर का, और उसके अंदर ये प्लेसेंटा होता है और अंदर होता है फीटस। तो फीटल और प्लेसेंटा दोनों के बीच में सर्कुलेशन होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो फीटल और प्लेसेंटा दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कौन करवाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस और प्लेसेंटा दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। और गैसेज का एक्सचेंज कहाँ पे होगा? प्लेसेंटा में होगा। क्यों होगा? क्योंकि फीटस के लंग्स कैसे हैं? इमेच्योर है, इसलिए इन दोनों के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होगा। तो कैसे होगा उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फीटल सर्कुलेशन है वो स्टार्ट कब होता है? तो फीटस होता है वो 40 वीक का होता है। प्रेगनेंसी नॉर्मल 9 मंथ की होती है, सभी को पता है। तो 9 मंथ में से कब स्टार्ट होता है फीटल सर्कुलेशन? तो फीटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होगा? जब प्लेसेंटा के अंदर जो कोरियोनिक विलाई होते हैं वो बन जाते हैं पूरी तरह से, तभी स्टार्ट होगा। तो प्लेसेंटा बनने में तो कितने मंथ लगते हैं? 3 मंथ। 3 मंथ हो जाएंगे प्रेगनेंसी के, तभी पूरी तरह से प्लेसेंटा डेवलप होगा, पूरा बनेगा। लेकिन फीटस सर्कुलेशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फीटस को पहले ही ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ये फीटल सर्कुलेशन एक्चुअल में स्टार्ट कब होता है? तो फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट कब होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो फीटल सर्कुलेशन सबसे पहले प्लेसेंटा बनेगा, तभी तो स्टार्ट होगा। तो प्लेसेंटा के अंदर बहुत सारे कोरियोनिक विलाई होते हैं। तो कोरियोनिक विलाई प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी होते हैं। जो प्राइमरी कोरियोनिक विलाई होते हैं वो 13th डे पे बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद में बनते हैं प्राइमरी विलाई? 13th डे पे। और 13th डे पे जो कोरियोनिक विलाई बनते हैं वो अवेस्कुलर होते हैं। एवेस्कुलर नाम से पता चल रहा है। एवेस्कुलर के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो फीटल सर्कुलेशन भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। फिर सेकेंडरी विलाई बनती है, और सेकेंडरी विलाई बनती है 16th डे पे। तो सेकेंडरी विलाई भी कैसी होती है? एवेस्कुलर होती है। तो जो टर्सरी विलाई बनेगी प्लेसेंटा के अंदर उसको बोलते हैं टर्सरी विलाई, टर्सरी कोरियोनिक विलाई। जो टर्सरी कोरियोनिक विलाई होती है वो वेस्कुलर होती है, और वेस्कुलर होगी तो फीटल सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना टर्सरी विलाई या टर्सरी कोरियोनिक विलाई प्लेसेंटा में कब बनती है? तो 21st डे पे बनती है। तो बताइए जो फीटल सर्कुलेशन है वो कब स्टार्ट होगा? 21th डे पे स्टार्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद में फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो 21st डे पे फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्या है 21st डे पे? क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर कौन सी कोरियोनिक विलाई बन जाती है? टर्सरी कोरियोनिक विलाई। बताइए वेस्कुलर होती है या वेस्कुलर होती है? तो कैसी होती है? वेस्कुलर कोरियोनिक विलाई होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, फीटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है? 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्यों? तो ड्यू टू टर्सरी कोरियोनिक विलाई बन जाती है। और टर्सरी कोरियोनिक विलाई कैसी होती है? वेस्कुलर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले 21st डे पे फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। अब ये कैसे होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे।
तो फीटल सर्कुलेशन में फीटस के लंग्स तो कैसे इमेच्योर है, तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से लेना है, प्लेसेंटा से लेना है। अब प्लेसेंटा को ऑक्सीजन कौन देगा, तो मदर खुद देगी। तो मदर के अंदर ये यूट्रस है, और यूट्रस को कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी ब्लड को कहां पे लेके आएगी, यूट्रस तक, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मदर के अंदर, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूट्राइन आर्टरी के थ्रू कहां पे आ जाता है, यूट्रस पे आ जाता है। अब ये यूट्रस के अंदर क्या है, प्लेसेंटा है, तो इस प्लेसेंटा के अंदर क्या लाना है, ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। तो मदर का ब्लड यहाँ पे आके रुक जाएगा, बाहर की तरफ सरफेस होती है वहां पे आके रुक जाएगा। अब यहाँ से अंदर की तरफ ब्लड लाना है, अब अंदर की तरफ ब्लड आ जाएगा और पूरा का पूरा ब्लड बेबी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्रॉस मैच हो जाएंगे। तो कभी भी आपको याद रखना, मदर का पूरा ब्लड अंदर की तरफ नहीं आता है, ओनली दो ही चीज अंदर की तरफ आती है, एक तो ऑक्सीजन और एक न्यूट्रिशन। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर की तरफ एक लेयर होती है, जब मैं आपको प्लेसेंटा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। प्लेसेंटा एक लेयर होती है ट्रोफोएक्टोडर्म, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ट्रोफोएक्टोडर्म एक लेयर बनती है, और ट्रोफोएक्टोडर्म की दो लेयर होती है, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो जो सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है वो मैटरनल ब्लड और फीटस ब्लड दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो बताइए, अंदर की तरफ मदर के यूट्राइन आर्टरी से जो ब्लड आया था उसमें से अंदर की तरफ प्लेसेंटा में क्या आएगा, दो ही चीज आएगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। अब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्लेसेंटा में आ गए, तो इस प्लेसेंटा से कहां पे लेके जाने हैं आपको, फीटस तक लेके जाना है। तो लेके जाने का काम कौन करेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इसके अंदर 3 वेसल्स होती है, 2 आर्टरी होती है और एक वेन होती है। तो जो अम्बिलिकल वेन होती है वो प्लेसेंटा से ब्लड को कहां लेके जाती है, फीटस तक लेके जाती है। कैसा ब्लड होता है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कितना % ऑक्सीजन होता है, 80% होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, आपको याद रखना है सभी को। प्लेसेंटा ऑक्सीजन फीटस के अंदर जाएगा, फीटस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेगा और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब CO2 रिलीज करेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से वापस कहां पे लाना है, प्लेसेंटा तक लेके जाना है। तो उसको भी लेके जाने के लिए क्या चाहिए कि ब्लड वेसल्स, तो उसके लिए होती है अम्बिलिकल आर्टरी। तो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, वो आप देखोगे तो नंबर में 2 होती है, 1 और 2। तो अम्बिलिकल आर्टरी फीटस से प्लेसेंटा के अंदर बताइए कैसा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो बताइए ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो 50 to 60% होता है। तो बस इसी के बारे में अपन और ज्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे। तो फीटल सर्कुलेशन क्या होता है सभी को समझ में आया। फीटल सर्कुलेशन प्लेसेंटा और फीटस के बीच में सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताइए कौन लेके आएगा, तो अम्बिलिकल वेन, नंबर में कितनी, 1। ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना, 80%। फीटस ऑक्सीजन को ले लेगा और ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से वापस प्लेसेंटा में कौन लेके जाता है, तो अम्बिलिकल आर्टरी। नंबर में कितनी होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है अम्बिलिकल आर्टरी में, तो 50 to 60% होता है। तो सभी लोगों को समझ में आया फीटस सर्कुलेशन क्या होता है, व्हाट इज फीटस सर्कुलेशन। तो सिंपल सी चीज है। अब इसको चार्ट से भी समझेंगे अपन क्या होता है फीटस सर्कुलेशन। तो देखिए चार्ट के बारे में बता देता हूँ। फीटस सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है, प्लेसेंटा से। कहां लेके जाना है अपन को, फीटस तक लेके जाना है। बताइए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, अम्बिलिकल वेन। नंबर में कितनी होती है, 1। फीटस ने ऑक्सीजन ले लिया। अब बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस प्लेसेंटा तक कौन लेके जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी। नंबर में कितनी, 2। ऑक्सीजन सैचुरेशन 50 to 60%। तो देखिए अपन ने चार्ट से भी इसको पढ़ा और आपको डायरेक्ट मैंने बताया यूट्रस का डायग्राम बना के, तो दोनों चीजों में पढ़ लिया। तो ये ऊपर ऊपर की बात है, व्हाट इज फीटस सर्कुलेशन, सभी को समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा और अंदर पढ़ेंगे कि फीटस के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो वो कौन से
ऑर्गन को फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई होगा, कैसे हार्ट तक जाएगा, और हार्ट से फीटस के पूरी बॉडी के अंदर कैसे सप्लाई होगा, तो इसको भी अपन चार्ट से समझेंगे। तो जो अपना फीटस सर्कुलेशन है उसको और ज्यादा ब्रीफली अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताइए यूट्रस के अंदर ऑक्सीजन ब्लड को कौन लेके आएगा, तो मदर की अम्बलाइकल मदर की यूट्राइन आर्टरी। तो यूट्राइन आर्टरी सबसे पहले बताइए किसको ब्लड सप्लाई करेगी, यूट्रस को, ठीक है, यूट्रस को ब्लड सप्लाई करेगी। देखिए यूट्रस तक ब्लड आ गया, अब यूट्रस से कहां की तरफ जाएगा, प्लेसेंटा की तरफ जाएगा। तो बताइए पूरा का पूरा ब्लड जाएगा या ओनली ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जाएंगे, तो सभी को याद रखना है ओनली फॉर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। ऐसा क्यों होता है, क्यों मदर का ब्लड प्लेसेंटा के अंदर मिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसका नाम है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो देखिए यूट्रस तक ब्लड आ गया है, अब बताओ यूट्रस से किसकी तरफ जाएगा, प्लेसेंटा की तरफ जाएगा, ठीक है। अब प्लेसेंटा की तरफ ब्लड जाएगा, अब प्लेसेंटा से कहां लेके जाना है आपको, फीटस तक लेके जाना है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बताइए फीटस तक कौन लेके जाएगा, अम्बलाइकल वेन या आर्टरी, अम्बलाइकल वेन। कितना परसेंट ऑक्सीजन थी, 80%, नंबर में कितनी थी, 1, ठीक है। अब ये फीटस तक अम्बलाइकल वेन आ गई है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस के अंदर लेके जाना है। तो बताइए फीटस के अम्बलाइकस से जैसे ही अम्बलाइकल वेन एंटर होगी तो पास में राइट साइड में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है लीवर। तो बताइए फीटस के अंदर फर्स्ट प्योर ब्लड किसको सप्लाई होता है, लीवर को होता है। अम्बलाइकल वेन ब्लड को कहां लेके जाएगी, लीवर तक। तो पहला प्योर ब्लड बेबी के अंदर किसको सप्लाई हो गया, लीवर को हो गया। अम्बलाइकल वेन और नीचे जाएगी लीवर को ब्लड सप्लाई करते हुए। तो आप याद करो नॉर्मल सर्कुलेशन, नॉर्मल सर्कुलेशन सभी लोगों को पता है। नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर जो डायफ्राम के ऊपर से हार्ट तक जो डीऑक्सीजन ब्लड लेके जाते हैं उसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, और डायफ्राम के नीचे से जो डीऑक्सीजन ब्लड लेके जो वेन जाती है उसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। तो देखिए लीवर राइट साइड में डायफ्राम के नीचे है, तो डायफ्राम के नीचे है तो लीवर के पास में कौन सी वेन आएगी, इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर। ये सुपीरियर तो कहां पे, डायफ्राम के ऊपर है, आपको कहां से लाना है ब्लड, नीचे से लाना है। तो कौन सी वेन नीचे मिलेगी, इंफीरियर वेना केवा। तो नीचे आपको इंफीरियर वेना केवा मिलेगी। तो इंफीरियर वेना केवा और अम्बलाइकल वेन दोनों क्या हो जाती है, वहां पे जाके जुड़ जाती है, और जुड़ने पे एक जंक्शन बनेगा। तो इस जंक्शन का नाम भी आपको याद रखना है। इस जंक्शन का नाम क्या है, तो इसी को बोलते हैं, जहां पे दो वेन जुड़ती है उसको बोलते हैं डक्टस वीनोसस। डक्टस वीनोसस ये एक बाईपास चैनल है जो फीटस के अंदर प्रेजेंट होता है और एडल्ट में क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। तो बाईपास चैनल फीटस के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अपन उसके बारे में भी पढ़ेंगे कौन कौन से बाईपास चैनल होते हैं। तो पहला बाईपास चैनल कौन सा होता है, डक्टस वीनोसस। बताइए डक्टस वीनोसस किस किस वेन के बीच में होता है, तो राइट आंसर क्या है, अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा। जंक्शन का नाम है डक्टस वीनोसस, डक्टस वीनोसस इंफीरियर वेना केवा। अब बताइए इंफीरियर वेना केवा ब्लड को कहां लेके आएगी, फीटस के हार्ट तक। तो हार्ट सभी को पता है, हार्ट कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर। तो हार्ट के 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, 4 चैम्बर। बताइए इंफीरियर वेना केवा हार्ट के अंदर ब्लड को कहां लेके जाएगी, तो राइट आंसर क्या है, राइट एट्रियम। तो अपना जो ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां आ गया है, राइट एट्रियम में आ गया है। ये इंफीरियर वेना केवा आई नीचे से। जंक्शन कौन सा था, डक्टस वीनोसस। ब्लड कहां आ गया, राइट एट्रियम में, फीटस के राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। तो वही सिंपल चीज, यहां से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब बताओ राइट वेंट्रिकल्स में कौन सी आर्टरी होती है, जो नॉर्मल एडल्ट में भी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां लेके जाएगी, लंग्स तक लेके जाएगी, ठीक है। लेकिन लंग्स फीटस के कैसे हैं,
इमैच्योर है। कैसे हैं लंग्स? इमैच्योर है। तो बताइए प्रेशर कहाँ पे बढ़ेगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे की तरफ तो कोई सप्लाई नहीं, क्योंकि लंग्स का माइक्रो सर्कुलेशन कैसा है? कॉन्स्ट्रिक्टेड है, क्योंकि फीटस अभी भी उसका बर्थ हुआ नहीं है इसलिए। तो बताइए प्रेशर कहाँ पे बढ़ेगा? पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है कि पास में से एक बड़ी आर्टरी जाती है, ऐसे पास में से लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी आर्टरी पास में से जाती है। बताइए कौन सी आर्टरी है जो सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की? उसका नाम है आयोटा। आयोटा होता है वो सबसे, उसको ग्रेट आर्टरी कहते हैं, क्योंकि वो पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? आयोटा के साथ में एक सेप्टम बना देता है, ऐसे सी शेप का क्या बना देता है? सेप्टम। तो बताओ पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड था वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? आयोटा में चला जाएगा, और आयोटा से पूरी बॉडी के अंदर, फीटस की बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो जो भी ब्लड आया था, ब्लड का मतलब है जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मदर से आए थे, वो फीटस के अंदर कैसे पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होते हैं वो अपन बात कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको, सबसे पहले यूट्रस के अंदर किसने ब्लड सप्लाई किया था? यूट्राइन आर्टरी ने। फिर यूट्रस से ब्लड के अंदर पूरा ब्लड नहीं जाएगा, ओनली दो ही चीजें जाएगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। कहां पे आ गए? प्लेसेंटा में आ गए। अब बताइए प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा? अम्बलाइकल वैन। ये अम्बलाइकल वैन फीटस के अंदर जाएगी तो पहला ऑर्गन कौन सा है? लीवर। तो लीवर को पहला प्योर ब्लड है वो सप्लाई हो जाएगा। अब लीवर के नीचे कौन सी वेन है? इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा और अम्बलाइकल वेन दोनों क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, और जंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? डक्टस विनोसस। इंफीरियर वेना केवा ब्लड को कहां लेके जाएगी? तो राइट आंसर है हार्ट तक लेके जाएगी। और हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बताइए इंफीरियर वेना केवा ब्लड को कहां लेके आएगी? राइट एट्रियम पे लेके आएगी। राइट एट्रियम से ब्लड कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फीटस के लंग्स से कैसे? इमैच्योर है। तो बताइए प्रेशर कहां पे बढ़ेगा? पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा। तो बताइए पल्मोनरी आर्टरी किसके साथ में सेप्टम बना देगी? तो ग्रेट आर्टरी के साथ में सेप्टम बना देगी। ग्रेट आर्टरी का मतलब आयोटा। तो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो पहले तो क्या जुड़ रही थी? वेन। देखिए अभी क्या जुड़ रही है? दो आर्टरी जुड़ रही है। तो बताइए जंक्शन का नाम क्या रखे? डक्टस आर्टेरियोसस। वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। तो देखिए दो बाईपास चैनल बताया आपको, डक्टस विनोसस और डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस विनोसस कौन कौन सी वेन? अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा। डक्टस आर्टेरियोसस, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा। तो देखिए आयोटा से पूरी बॉडी के अंदर, फीटस की बॉडी के अंदर ब्लड क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक और दिक्कत है। दिक्कत यह है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि लंग्स कैसे हैं? इमैच्योर है। इसलिए क्या होता है कि जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है इधर से इधर, वो ओनली 1/3 ही आ पाता है, ठीक है। 100% जो ब्लड आया था, 100 में से कितना परसेंट? 1/3 का मतलब है 33%। 100% का कितना परसेंट? 33%। तो 33% ही नीचे आएगा और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा? आयोटा में जाएगा। तो बाकी का ब्लड है वो यहीं पे स्टोर होता रहेगा। कहां पे? राइट एट्रियम में। अब बताइए राइट एट्रियम का तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ओनली फॉर जो 100% ब्लड आया था उसमें से कितना परसेंट आगे जा पा रहा है? 33% ही ब्लड जा पा रहा है आगे। तो देखिए क्या होता है कि राइट एट्रियम क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम के साथ में एक सेप्टम बना देता है। राइट एट्रियम किसके साथ में सेप्टम बना देगा? लेफ्ट एट्रियम के साथ में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ब्लड ओनली फॉर नीचे कितना जा पा रहा है? 1/3। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कितना जाएगा? 1/3। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी
के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेबी के लंग्स कैसे हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो देखिए इधर से यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो राइट एट्रियम किसके साथ में सेप्टम बना देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ में। तो इस सेप्टम का नाम होता है फोरामेन ओवल। इसी को अपन क्या कहते हैं, फोरामेन ओवल। तो याद रखना फोरामेन ओवल कहाँ पे होता है, फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल होता है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। बताइए बाकी का जो ब्लड है, कितना ब्लड बच गया अपना, 2/3। जो 2/3 ब्लड है वो राइट एट्रियम से कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है, हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सी आर्टरी है, आयोटा है। तो देखिए आयोटा के अंदर दो जगह से ब्लड आ रहा है, एक तो डायरेक्ट बाईपास होके आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्ट आ रहा है। दूसरा ये भी बाईपास होके आ रहा है, राइट एट्रियम से कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वो आयोटा में जाएगा। तो जो भी मदर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आए वो 100% आयोटा के अंदर आ गए। किस किस बाईपास चैनल से आए, एक तो डायरेक्टली आ गए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, दूसरा इधर से आए घूम के, कौन सा सेप्टम था ये, फोरामेन ओवल के थ्रू आए। तो फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टेरियोसस, इन दोनों की वजह से जो भी ब्लड आया था या जो भी ऑक्सीजन आए थे वो कहाँ पे पहुंच गए, आयोटा में चले गए। तो देखिए इस अब कैसे और आगे कैसे जाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो देखिए ये अपना आयोटा था, ठीक है। इसको वापस में बना देता हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही हो गया है। तो देखिए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, 4 चैम्बर है हार्ट के, ठीक है। ब्लड राइट एट्रियम से नीचे की तरफ ओनली कितना आया पाया, 1/3, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जा रहा है, आयोटा के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो जो आयोटा है उसके अंदर दो जगह से ब्लड आ रहा है, ठीक है। एक तो कहां से आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है, और दूसरा इधर से आ रहा है, दो जगह से आ रहा है। तो देखिए दो जगह से आयोटा के अंदर ब्लड आता है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है और दूसरा कहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, बाईपास होके आ रहा है, ठीक है। अब ये आयोटा होता है, इसको पूरी बॉडी, फीटस की पूरी बॉडी के अंदर क्या करना है, ब्लड सप्लाई करना है। तो आयोटा ग्रेट आर्टरी, पहले होगा असेंडिंग आयोटा, फिर आर्च ऑफ आयोटा, और फिर क्या होगा, डिसेंडिंग आयोटा। तो देखिए ये तो असेंडिंग आयोटा, ये हो गया आर्च ऑफ आयोटा, और उसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। और डिसेंडिंग आयोटा के नीचे आप देखोगे, इसको कहते हैं डिसेंडिंग आयोटा। अब देखिए फीटस की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करना है, ठीक है, सभी को जुड़े रहना है और लास्ट तक क्लास देखनी है। डिसेंडिंग आयोटा नीचे आएगा तो बताइए ये क्या एरिया है, चेस्ट, इसी को कहेंगे थोरेसिक आयोटा। तो थोरेसिक आयोटा तक आ गया है ब्लड। यहां तक आते आते जो 80% ऑक्सीजन आया था अपना अम्बिलिकल वेन के थ्रू, यहां तक आते आते ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वे भी जितना चाहिए उतना उतना ऑक्सीजन लेता रहेगा। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 65% ही ऑक्सीजन बचता है। ब्लड के अंदर कितना बचेगा, 65% ऑक्सीजन बचेगा। अब बताइए थोरेसिक आयोटा और नीचे जाएगा फीटस के अंदर, तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है, एब्डोमेन। तो इसको कहोगे आप एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा एब्डोमेन वाला एरिया है, उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए फीटस का उतना ऑक्सीजन ले लेगा। और नीचे उसकी ब्रांच खुलेगी, तो दो ब्रांच खुलती है इसकी, एक तो ट्रू एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, और एक दो होती है उसको कहते हैं दो इंटरनल इलियाक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी और इंटरनल इलियाक आर्टरी, ये एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांच है। तो देखिए इंटरनल इलियाक आर्टरी होती है, उसकी भी दो ब्रांच होती है, उसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। वो भी कितनी होती है, दो होती है, दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। देखिए बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा इसके, पहले आपको समझना है कि व्हाट इज
फीटस सर्कुलेशन। फीटस सर्कुलेशन प्लेसेंटा और फीटस के बीच में होता है। कैसे होता है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं कि फीटस के अंदर जो ब्लड जाएगा वो कहाँ कहाँ सप्लाई होगा। तो अम्बिलिकल वेन अंदर जाएगी, पास में लीवर, लीवर ब्लड ऑक्सीजन ले लेगा, उसके बाद वापस हार्ट तक ब्लड को लाना है। हार्ट के अंदर ब्लड लाके कहाँ आ जाएगा, पूरा ब्लड जो भी आया था आयोटा में आ जाएगा। आयोटा पूरी बॉडी को क्या करेगा, ब्लड को सप्लाई करेगा। तो पहले एक्स्ट्रा असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा, उसके बाद फिर डिसेंडिंग आयोटा, उसके बाद थोरेसिक आयोटा, उसके बाद एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा की कितनी ब्रांच, दो ब्रांच, दो एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी और दो इंटरनल इलियाक आर्टरी। इंटरनल इलियाक आर्टरी की भी दो ब्रांच, कौन सी, दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। तो देखिए ये दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, वो नीचे जाके अम्बलाइकस में खुल जाएगी। जो अम्बलाइकस होता है फीटस का, उसके अंदर वो दो आर्टरी होती है, वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो बताइए हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी यदि अम्बलाइकस में ओपन होगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। उसी को कहेंगे अपन अम्बलाइकल आर्टरी। क्या कहेंगे, अम्बलाइकल आर्टरी। बताओ नंबर में कितनी होती है, दो होती है। बताओ ऑक्सीजन सेचुरेशन यहां तक आते आते कितना बच जाएगा, 50 to 60% बच जाएगा। तो यही तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि अम्बलाइकल आर्टरी तो कितनी होती है, दो होती है। कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कितना परसेंट सेचुरेशन, 50 to 60% ऑक्सीजन। और बताइए अम्बलाइकल वेन, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, बताया था, अम्बलाइकल वेन कितनी होती है नंबर में, देखिए एक होती है। कितना परसेंट ऑक्सीजन, 80% ऑक्सीजन। और ये फीटस के अंदर कैसा ब्लड कैरी कर रही है, बताओ। तो कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि देखिए ये अम्बलाइकल आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेबी के अंदर या फीटस के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड कौन करता है। तो दोनों का आंसर समझ में आ गया सभी को। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि देखिए अपने नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन में आप पढ़ोगे तो नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरी। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेन। जबकि देखिए फीटस में थोड़ा उल्टा है, फीटस में ऑक्सीजनेटेड तो कौन कर रहा है, अम्बलाइकल वेन, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन कर रहा है, तो अम्बलाइकल आर्टरी कर रही है। तो ये दो एक्सेप्शन होते हैं फीटस के अंदर, अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन। वैसे ही एडल्ट के अंदर आप पढ़ोगे तो दो एक्सेप्शन पढ़ने को मिलेंगे आपको, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। देखिए पल्मोनरी आर्टरी नाम सुन के ही लगेगा, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करनी चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एडल्ट के अंदर ये कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन, वेन होते हुए भी कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। इसलिए एडल्ट में भी दो एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। वैसे ही फीटस के अंदर दो एक्सेप्शन कौन से हैं, अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन। तो ये चार्ट सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है ना। तो ये चार्ट सिंपल है। तो इसके बारे में कौन कौन से बाईपास चैनल है, कब क्लोज होते हैं, वो भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखिए बाईपास चैनल जो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, किसी ऑर्गन को क्या कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको तीन बाईपास चैनल मैंने पढ़ा है आपको। पहला बाईपास चैनल कौन सा बताया आपको, डक्टस वेनोसस, देखिए ये वाला, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा डक्टस वेनोसस कब क्लोज होता है और क्या क्या होता है, रेमिनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए दूसरा आपको जो बाईपास चैनल बताया वो कौन सा है, डक्टस आर्टेरियोसस। और तीसरा जो बाईपास चैनल आपको मैंने बताया वो क्या है, फोरामेन ओवल। तो तीन बाईपास चैनल होते हैं फीटस के अंदर, डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस और फोरामेन ओवल। तो इन तीनों के बारे में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे और पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये फीटल सर्कुलेशन का चार्ट था, ठीक है। तो ये चार्ट को वापस मैं समझा दूंगा। अभी लिखिए कौन कौन से बाईपास चैनल होते हैं। बाईपास चैनल, बाईपास चैनल जो सबसे फर्स्ट होता है फीटस सर्कुलेशन में वो होता है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस
डक्टस वेनोसस नाम से पता चल रहा है, वेनोसस का मतलब वेन, और दो वेन क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो बताइए डक्टस वेनोसस अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, कौन कौन सी दो वेन के बीच का जंक्शन है? तो राइट आंसर है अम्बलाइकल वेन। और बताइए कौन सी, सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा? तो यहां से नीचे से कौन आ रही है, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा दोनों के बीच का जंक्शन, ठीक है, डक्टस वेनोसस। बताओ कौन से ऑर्गन को ये बाईपास कर रहा है? तो राइट आंसर क्या है, लीवर, क्योंकि लीवर के पास में से ही तो ये दोनों जुड़ रही है, तो बाईपास ऑर्गन क्या होगा, लीवर। अब भाई अपने अंदर बात करेंगे एडल्ट के अंदर, तो ये बाईपास चैनल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है, क्लोज। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर बार रिपीट होता है वो है इसका क्लोजिंग से रिलेटेड, कि हम वेनोसस कब, डक्टस वेनोसस कब क्लोज होता है। तो इसकी क्लोजिंग भी दो टाइप की होती है, पहले तो इसका फंक्शंस बंद होगा, दूसरा दूसरा उसके बाद में फिर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर बंद होगा। तो इसकी दो क्लोजिंग पढ़ने को मिलेगी आपको, पहली है फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग, और दूसरा है स्ट्रक्चर क्लोज होना, मतलब एनाटॉमिकल क्लोजिंग। फिजियोलॉजिकल का मतलब है इसका फंक्शंस कब बंद होगा। तो देखिए बिफोर बर्थ, बर्थ होने के पहले तो ये बंद होगा नहीं, क्योंकि बर्थ होने के पहले तो फीटस का सर्कुलेशन करवाना है। तो क्लोज कब होगा, आफ्टर बर्थ। और आफ्टर बर्थ जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं और बेबी जैसे ही पहली बार रोता है, क्राई करता है, करेगा तो उसके लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी से जो आयोटा में ब्लड जा रहा था वो बंद हो जाएगा जाना, और पल्मोनरी आर्टरी से अब ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। तो जो ये इसका जो फंक्शंस है वो कब बंद होगा, तो राइट आंसर है इसका 5 मिनट आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के 5 मिनट बाद में इसकी क्या हो जाती है, फंक्शंस इसका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन एग्जाम में आता है एनाटॉमिकल क्लोजिंग, इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से कब बंद होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बंद होने में 1 वीक का टाइम लगता है, 7 दिन टाइम लगता है। तो 1 वीक आफ्टर बर्थ इसकी एनाटॉमिकल क्लोजिंग होगी, 1 वीक आफ्टर बर्थ। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में, डक्टस वेनोसस दो वेन के बीच का जंक्शन, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा, कौन से ऑर्गन को बाईपास करेगा, तो लीवर को करेगा। क्लोजिंग कब होगी, तो दो टाइप की क्लोजिंग, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शंस, फंक्शंस कब बंद होगा, 5 मिनट आफ्टर बर्थ। स्ट्रक्चर कब बंद होगा, 1 वीक आफ्टर बर्थ। अभी भी अपनी बॉडी के अंदर, एडल्ट की बॉडी के अंदर उसके क्या प्रेजेंट है, अवशेष प्रेजेंट है। तो जो भी अवशेष होते हैं उसको कहते हैं रेमिनेंट्स। तो आज भी अपने बॉडी के अंदर इसके क्या प्रेजेंट है, रेमिनेंट्स। तो इसके रेमिनेंट का नाम भी आपको याद रखना है, क्या कहलाता है रेमिनेंट, जो एडल्ट के अंदर होता है, बर्थ के पहले था, जो अभी क्लोज हो गया है। तो इसके रेमिनेंट का नाम होता है लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम वेनोसम। वेनोसस की जगह क्या आ जाएगा, वेनोसम। और डक्टस की जगह क्या बच गया है, अब लिगामेंट बच गए हैं, तो लिगामेंटम, लिगामेंटम वेनोसम। तो सभी को समझ में आया पहला बाईपास चैनल, डक्टस वेनोसस। दूसरा अपन पढ़ेंगे डक्टस आर्टेरियोसस। तो सेकंड है डक्टस आर्टेरियोसस। सबसे पहला क्वेश्चन, डक्टस आर्टेरियोसस कौन कौन सी दो आर्टरी के बीच का जंक्शन है, बताइए, बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड ग्रेट आर्टरी, कौन सी है, आयोटा। तो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में क्या होता है, एक जंक्शन होता है जिसका नाम है डक्टस आर्टेरियोसस। बताइए पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां जाता है, लंग्स में जाता है, लेकिन लंग्स में नहीं जाके डायरेक्ट कहां जा रहा है, आयोटा में जा रहा है। तो बताइए कौन से ऑर्गन को बाईपास कर रहा है ये,
वो तो लीवर को कर रहा था। बताइए किसको बाईपास करेगा? तो ये करेगा लंग्स को, लंग्स को बाईपास कर रहा है। इसकी भी क्या हो जाती है बर्थ के बाद में? क्लोजिंग हो जाती है। तो इसकी भी दो टाइप की क्लोजिंग, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग और एनाटॉमिकल क्लोजिंग। तो पहला अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग और दूसरी होती है एनाटॉमिकल क्लोजिंग। इसका भी फंक्शंस कब बंद होगा? जब बेबी क्राई करेगा बर्थ के बाद में 5 मिनट आफ्टर बर्थ। तो इसका भी राइट आंसर है 5 मिनट आफ्टर बर्थ। 5 मिनट बाद में फिजियोलॉजिकल या फंक्शंस इसका क्लोज हो जाता है। अब आपको एग्जाम में ये ज्यादातर पूछते हैं एनाटॉमिकल क्लोजिंग, इसका स्ट्रक्चर बंद होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए डक्टस विनोसस को तो कितना टाइम लग रहा था? 1 वीक। इसको लगेगा 1 to 3 मंथ, 1 से 3 महीने के बीच में कभी भी बंद हो जाता है ये, 1 to 3 मंथ, 1 से 3 महीने लगेंगे। आज भी अपनी बॉडी के अंदर इसका क्या प्रेजेंट है? अवशेष प्रेजेंट है। बताइए अवशेष को क्या कहते हैं? रेमिनेंट्स। तो देखिए रेमिनेंट्स है जो बॉडी के अंदर बचे हुए। पहले तो डक्टस था जो क्लोज हो गया, अब उसका बॉडी के अंदर क्या बचेगा? तो लिगामेंट बचेगा। तो लिगामेंटम, वेनोसम या आर्टेरियोसम? आर्टरी पढ़ रहे हैं तो आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम इज द रेमिनेंट्स ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। तो ये दूसरा बाईपास चैनल हो गया। ठीक है। बर्थ के बाद में किसी किसी बेबी के अंदर क्या होता है, ये जो सेप्टम होता है वो ओपन ही रह जाता है। ज्यादातर बेबी के अंदर ये क्लोज हो जाता है, लेकिन कोई कोई बेबी होते हैं जिनके अंदर ये जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है वो क्या रहता है? ओपन ही रह जाता है। तो एक डिसऑर्डर होता है, कोई भी चीज ओपन रह जाती है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटेंट। बताइए पेटेंट क्या रहेगा? डक्टस आर्टेरियोसस रहेगा। तो डिसऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ये एक पीडियाट्रिक डिसऑर्डर है। लिख लो नोट डाल के, इफ फेलियर ऑफ क्लोजिंग ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज होने में फेल हो जाए, नहीं हो, क्लोज नहीं हो, तो कौन सा डिसऑर्डर होता है? राइट आंसर है पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होता है पीडीए। तो दूसरा बाईपास चैनल सभी को समझ में आ गया, डक्टस आर्टेरियोसस। तीसरा बाईपास चैनल जो मैंने आपको बताया फोरामेन ओवल। तो थर्ड लिखिए फोरामेन ओवल। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर जितने भी है फीटल सर्कुलेशन को है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे जब आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, इसको फालतू में कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते नहीं है कि ये तो पता नहीं क्या है, इसके अंदर बाईपास चैनल इतने सारे हैं, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन इसको बहुत ही सिंपली तरीके से अपन ने पढ़ा। बाईपास चैनल को एक एक को मैंने आपको पढ़ाया। दूसरा बताया कि कैसे फीटल सर्कुलेशन फीटस के अंदर जाके फीटस की पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा। तो देखिए तीसरा अपना बाईपास चैनल है फोरामेन ओवल। बताइए फोरामेन ओवल किस किस के बीच में होता है? मैंने आपको बताया था जो पूरा ब्लड आया है वो राइट एट्रियम में आ गया है। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ओनली 1/3 ब्लड ही जा पा रहा है, क्योंकि आगे की तरफ बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन है, क्योंकि फीटस के लंग्स कैसे इमेच्योर है। तो बताइए राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। और उन दोनों के बीच में जो सेप्टम बन रहा था उसी को मैंने क्या बताया था? फोरामेन ओवल। तो बताइए फोरामेन ओवल किस किस के बीच में होता है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। बताओ राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाना चाहिए था? राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए था। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाना चाहिए था? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाना चाहिए था। लेकिन लंग्स में नहीं जाके राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ रहा है? डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो बताइए किसको बाईपास कर रहा है ये?
ये करेगा बाईपास लंग्स को, क्योंकि लंग्स में नहीं जाके डायरेक्ट आयोटा में जा रहा है, तो इसको बाईपास करेगा। इसकी भी क्या होगी, क्लोजिंग होगी। अपने अंदर बर्थ के बाद में इसकी क्या हो जाती है, क्लोजिंग। तो बताइए इसकी भी क्लोजिंग कितनी टाइप की होगी, 2 टाइप की, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग और एनाटॉमिकल क्लोजिंग। वही सेम चीज, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग। फंक्शंस कब बंद होगा, तो तीनों का राइट आंसर एक ही रहेगा, 5 मिनट आफ्टर बर्थ। 5 मिनट बाद में इसका, बर्थ के बाद में इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो 5 मिनट आफ्टर बर्थ। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बंद होने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम का मतलब है 1 ईयर, 1 ईयर का टाइम लगेगा, 1 ईयर आफ्टर बर्थ। तो देखिए तीनों की क्लोजिंग आपको याद रखनी है, वो भी क्लोजिंग फिजियोलॉजिकल नहीं याद रखनी है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल का तीनों का आंसर सेम रहेगा, 5 मिनट आफ्टर बर्थ। एनाटॉमिकल क्लोजिंग तीनों की अलग अलग होती है, तीनों की याद रखना है। बताइए डक्टस विनोसस की 1 वीक आफ्टर बर्थ, डक्टस आर्टेरियोसस की 1 to 3 मंथ, फोरामेन ओवल की 1 ईयर आफ्टर बर्थ। इसका भी अपनी बॉडी के अंदर क्या बच जाता है, अवशेष, तो रेमिनेंट्स ऑफ फोरामेन ओवल, इसका भी रेमिनेंट बच जाता है। तो बताइए रेमिनेंट का नाम क्या होता है, फोसा ओवेलिस। इसके रेमिनेंट का नाम है फोसा ओवेलिस। ठीक है, तो 3 टाइप के बाईपास चैनल पढ़े, तीनों कब बंद होते हैं उसका टाइमिंग पढ़ा अपन ने, तीनों किस किस के बीच में होते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से क्लास देखनी है, और क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड है, वो आप करोगे तो आपके इजीली अब बन जाएंगे। तो 3 बाईपास चैनल पढ़े अपन ने। एक और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, वो है अम्बिलिकल आर्टरी से रिलेटेड और अम्बिलिकल वेन से रिलेटेड, क्योंकि बर्थ के बाद में अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी दोनों क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो नेक्स्ट अपन बाईपास चैनल के बारे में पढ़ेंगे। बाईपास चैनल तो नहीं है, लेकिन उसके रेमिनेंट्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी बताया था आपको, नंबर में कितनी होती है, 2 होती है। कैसा ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी कितना होता है, तो 50 to 60% होता है। तो देखिए बर्थ के बाद में ये भी क्या हो जाएगी, अम्बिलिकल कोड को आप काटोगे तो अम्बिलिकल आर्टरी भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी और क्लोजिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले जो बाईपास चैनल होते हैं 3 होते हैं, और उनके अलावा कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बाईपास चैनल के साथ में क्या मिक्स कर देगा, अम्बिलिकल आर्टरी। तो बताइए इन चारों में से सबसे पहले क्लोज कौन होता है, तो आपको मैंने अभी पढ़ाया, एक तो 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर। तो आपको लगेगा कि सबसे पहले कौन क्लोज होगा, डक्टस विनोसस क्लोज होगा, और आप डक्टस विनोसस क्लोज करके राइट आंसर करके आ जाओगे। जबकि चारों ऑप्शन में से चौथा जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है, अम्बिलिकल आर्टरी दिया हुआ है। यदि अम्बिलिकल आर्टरी ऑप्शन में दिया हुआ है तो राइट आंसर अम्बिलिकल आर्टरी होगा, क्योंकि अम्बिलिकल आर्टरी जैसे ही कट करोगे वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो सबसे पहली क्लोजिंग, फर्स्ट क्लोजिंग कौन सी होती है फीटस के अंदर, तो अम्बिलिकल आर्टरी की क्लोजिंग होती है। उसके बाद कौन सी क्लोजिंग होगी, तो अम्बिलिकल वेन की क्लोजिंग होगी, और अम्बिलिकल वेन की क्लोजिंग होने के बाद में किसकी क्लोजिंग होगी, तो डक्टस विनोसस की क्लोजिंग होगी। उसके बाद डक्टस आर्टेरियोसस की क्लोजिंग होगी, और लास्ट में किसकी क्लोजिंग होगी, फोरामेन ओवल की क्लोजिंग होगी। तो आपको ऐसे सीरियल वाइज याद रखना है। सबसे फर्स्ट क्लोजिंग अम्बिलिकल आर्टरी। आज भी अपनी बॉडी में या अम्बिलिकस में क्या प्रेजेंट है, इसके रेमिनेंट्स प्रेजेंट है, तो इसके रेमिनेंट का नाम याद रखना है। इसके रेमिनेंट का नाम होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट इसके रेमिनेंट्स का नाम है। फर्स्ट क्लोजिंग अम्बिलिकल आर्टरी। बताइए सेकंड क्लोजिंग क्या होगी, अम्बिलिकल वेन। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन, अम्बिलिकल वेन कितनी होती है नंबर में, 1 होती है। कैसा ब्लड कैरी करती है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है 80%। तो अम्बिलिकल वेन इसके बाद में नेक्स्ट ये क्लोज होगी, तो इसको सेकंड क्लोजिंग कहते हैं। आज भी अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके रेमिनेंट्स प्रेजेंट है, और इसके रेमिनेंट का नाम भुवनेश्वर एम्स में पूछा हुआ है। भुवनेश्वर एम्स 2019 के अंदर पूछा था, रेमिनेंट्स ऑफ डक अम्बिलिकल वेन। तो राइट आंसर क्या होगा, लिगामेंटम टेरेस। इसके रेमिनेंट का नाम है लिगामेंटम टेरेस। तो देखिए आपको बाईपास चैनल मैंने बताए किस किस के बीच में होते हैं, कब क्लोजिंग होती है, और इनके रेमिनेंट्स का नाम क्या होता है। तो आपके क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आएंगे। चार्ट मैंने बता ही दिया आपको कैसे फीटल सर्कुलेशन फीटस के अंदर होता है। तो बाईपास चैनल आई होप कि सभी को समझ में आ गए होंगे। तो अब अपन पढ़ेंगे इसके कुछ एक क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, आपको उसका आंसर बताना यदि आपको समझ में आ गया होगा तो देखिए पहला क्वेश्चन, अम्बिलिकल आर्टरी इज ओरिजिन फ्रॉम। अम्बिलिकल आर्टरी कहां से ओरिजिन होती है। अम्बिलिकल आर्टरी अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। आपके आंसर है फर्स्ट थोरैसिक आयोटा, बी एब्डोमिनल आयोटा, सी ऑप्शन इंटरनल इलियाक आर्टरी, डी ऑप्शन है आपका हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको वही आयोटा की ब्रांचेस के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। आयोटा असेंडिंग आयोटा, फिर ऐसे घूमता है तो आर्च ऑफ आयोटा, नीचे आता है तो डिसेंडिंग आयोटा, टेस्ट पे आ जाए तो क्या कहलाएगा थोरैसिक आयोटा। और थोरैसिक आयोटा के अंदर सैचुरेशन कितना होता है 65% होता है। थोरैसिक आयोटा और नीचे जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा एब्डोमिनल आयोटा। और एब्डोमिनल आयोटा मैंने बताया आज ही कि और उसकी ब्रांच होती है, दो होती है, इंटरनल इलियाक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। तो जो इंटरनल इलियाक आर्टरी होती है उसकी भी दो ब्रांच मैंने पढ़ाई थी आपको, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी किस में बदल जाती है आगे जाके, अम्बिलिकल आर्टरी में बदल जाती है। तो बताइए अम्बिलिकल आर्टरी कहां से ओरिजिन हुई है, थोरैसिक आयोटा से तो नहीं हुई है, क्योंकि थोरैसिक आयोटा तो ऊपर है, एब्डोमिनल आयोटा भी ऊपर है, इंटरनल इलियाक आर्टरी भी ऊपर है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से ओरिजिन होती है अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक अपना के अंदर बचा हुआ है, वो है कि एडल्ट और फीटस इन दोनों के सर्कुलेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो थर्ड टॉपिक अपन पढ़ेंगे, थर्ड हेडिंग है अपनी डिफरेंस बिटवीन फीटल एंड एडल्ट। एडल्ट का मतलब है बर्थ के बाद में भी बोल सकते हैं इसको, कि बर्थ के बाद में और बर्थ के पहले। बर्थ के पहले मतलब प्रीनेटल, और प्रीनेटल का मतलब क्या है फीटल, और बर्थ के बाद को क्या बोलते हैं पोस्टनेटल। तो एडल्ट को आप पोस्टनेटल भी बोल सकते हो। तो एडल्ट सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है, मैंने पढ़ा तो दिया ही है आपको। तो एक साइड लिखेंगे अपन फीटल सर्कुलेशन, और एक साइड लिखेंगे अपन एडल्ट सर्कुलेशन। फीटल और एडल्ट सर्कुलेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एडल्ट के अंदर जो गैसेज की एक्सचेंज होती है वो कहाँ पे होती है, और फीटस के अंदर गैसेज की एक्सचेंज होती है वो कहाँ पे होती है। तो बताइए फीटस के अंदर गैस का एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, गैसेज एक्सचेंज यूनिट, बताओ फीटस में कहाँ पे होती है। तो देखिए फीटस के तो लंग्स कैसे हैं इमेच्योर है,
तो फीटस तो प्लेसेंटा से ऑक्सीजन ले रहा है और वापस प्लेसेंटा को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है, दे रहा है। तो प्लेसेंटा पे गैसेज का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो फीटस की बताइए गैसेज एक्सचेंज यूनिट क्या होती है, प्लेसेंटा। तो इसका तो क्या होगा, प्लेसेंटा। तो देखिए प्लेसेंटा को फीटस का लंग्स भी कह सकते हैं। तो कभी भी आपको पूछे कौन से ऑर्गन को फीटस का लंग्स कहते हैं, तो राइट आंसर क्या है, प्लेसेंटा। क्योंकि प्लेसेंटा गैसेज का क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। प्लेसेंटा फीटस को ऑक्सीजन दे रहा है और फीटस से CO2 को क्या वापस ले रहा है। तो पहला समझ में आया। बताइए एडल्ट के अंदर गैसेज का एक्सचेंज कहाँ पे होता है। तो एडल्ट के लंग्स कैसे होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो जो भी एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है वो एडल्ट है लेगा और कहाँ जाएगी, वो ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी और लंग्स से कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। तो बताइए अपने अंदर गैसेज का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। और लंग्स की भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोलाई। तो बताइए एडल्ट के अंदर गैसेज की एक्सचेंज यूनिट क्या होती है, राइट आंसर है लंग्स। और लंग्स में भी क्या, एल्वियोलाई। तो प्लेसेंटा फीटस के अंदर एक्सचेंज यूनिट और उसके अंदर एडल्ट में पूछे तो एल्वियोलाई। ठीक है। दूसरा है फीटस के अंदर लंग्स इमेच्योर है। तो लंग्स इमेच्योर है तो लंग्स क्या कर रहे हैं, खुद ऑक्सीजन नहीं बना रहे, वो क्या कर रहे हैं, ब्लड से ऑक्सीजन को रिसीव कर रहे हैं। तो लिखिए इसके अंदर लंग्स रिसीव ऑक्सीजन कहां से ले रहा है, फ्रॉम ब्लड। जबकि बताइए एडल्ट में क्या हो रहा है, एडल्ट के अंदर खुद लंग्स ऑक्सीजन को कहां डालता है, ब्लड में डालता है। तो लंग्स ट्रांसफर ऑक्सीजन कहां पे, टू ब्लड। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बताइए बाईपास चैनल जो मैंने आपको पढ़ा है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, फीटस में, जो बर्थ के बाद में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो लिखिए इसके अंदर बाईपास चैनल, बाईपास चैनल इसके अंदर प्रेजेंट, जबकि एडल्ट के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट। एडल्ट के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, पहला प्योर ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको, मैंने पढ़ाया भी है आपको। पहला प्योर ब्लड बताइए फीटस के अंदर कौन से ऑर्गन को सप्लाई होगा। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया था आपको, अम्बलाइकल वेन। जैसे ही बेबी के अंदर जाएगी ऑक्सीजन ब्लड को लेके, तो अम्बलाइकल वेन के पास में कौन सा ऑर्गन है, लीवर। तो फर्स्ट प्योर ब्लड किसको सप्लाई हो जाएगा, लीवर को होगा। फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू लीवर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, लीवर को। बताइए एडल्ट के अंदर पहला प्योर ब्लड किसको सप्लाई होता है। तो एडल्ट के अंदर क्या होता है कि अयोटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एडल्ट के अंदर, और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ कैरी करना है, पूरी बॉडी के अंदर करना है। तो जो अयोटा होता है उसकी जो पहली ब्रांच होती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को। तो बताइए एडल्ट के अंदर पहला प्योर ब्लड किसको सप्लाई होता है, हार्ट को, खुद को होता है। जबकि फीटस के अंदर पहला प्योर ब्लड किसको सप्लाई होता है, तो लीवर को होता है। ये मेजर डिफरेंस है, मेन क्वेश्चन है, याद रखना है सभी को। तो ये मेन डिफरेंस होता है फीटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, बहुत ही इजी था, तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो वापस मैं आपको पूछता हूँ, आपको रिवाइज करवाता हूँ, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, फीटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था फीटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। तो फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद में होता है, तो फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद में होगा, जब प्लेसेंटा के अंदर क्या बनेंगे, विलाई बनेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था विलाई 3 टाइप के बनते हैं, प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई और टर्सरी विलाई। प्राइमरी विलाई 13th डे पे बनते हैं, सेकेंडरी विलाई 16th डे पे बनते हैं। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी विलाई दोनों कैसे होते हैं, अवेस्कुलर होते हैं। तो 21st डे पे कैसी विलाई बनेंगे, टर्सरी विलाई। जो टर्सरी विलाई कैसी होती है, वेस्कुलर होती है। तो वेस्कुलर होगी तो फीटल सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, तो 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन, फीटस सर्कुलेशन किस किस के बीच में होता है। तो सिंपल है, मैंने बताया था आपको, फीटस सर्कुलेशन किस किस के बीच में होता है। तो फीटस सर्कुलेशन प्लेसेंटा और फीटस के बीच में होता है।
प्लेसेंटा और फीटस के बीच में फीटस सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है वो आपको मैंने बताया। मदर के अंदर यूट्राइन आर्टरी यूट्रस को ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, लेकिन प्लेसेंटा तक अंदर की तरफ ओनली फॉर क्या जाएंगे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जाएंगे। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ही क्यों जाएंगे, क्योंकि बाहर की तरफ एक लेयर है जिसका नाम है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट मैटरनल ब्लड और फीटस ब्लड दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन अंदर आ गया प्लेसेंटा में, इसको कहाँ तक लेके आना है आपको, फीटस तक लेके आना है। तो फीटस तक लेके आने का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने का काम किसका है, अम्बिलिकल वेन का है। नंबर में कितनी होती है, एक होती है। ऑक्सीजन फीटस ले लेगा और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कैरी करेगा, वापस प्लेसेंटा को करेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम किसका है, अम्बिलिकल वेन का है। और अम्बिलिकल वेन का नंबर कितनी होती है, तो 2। अम्बिलिकल आर्टरी का काम है, और अम्बिलिकल आर्टरी नंबर में कितनी होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है, 50 to 60% होता है। दूसरा आपको बताया मैंने कि जो चार्ट के द्वारा भी आपको बस समझाया, ये ऑक्सीजन लेके जाएगा और ये डीऑक्सीजन ब्लड को कहाँ जाएगा, लेके जाएगा, प्लेसेंटा तक लेके जाएगा। उसके बाद आपको बताया व्हाट इज फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अम्बिलिकल यूट्राइन आर्टरी यूट्रस को अंदर ब्लड सप्लाई करेगी। यूट्रस से कहाँ ब्लड आएगा, ब्लड नहीं आएगा, ओनली फॉर क्या आएंगे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आएंगे। उसके बाद अम्बिलिकल वेन जैसे ही बेबी के अंदर एंटर करेगी तो पहला ऑर्गन कौन सा है, लीवर। तो लीवर को ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो पहला प्योर ब्लड फीटस के अंदर किसको सप्लाई हो रहा है, लीवर को हो रहा है। उसके बाद में लीवर के पास में क्या है, इंफीरियर वेना केवा। तो 2 वेन जुड़ रही है, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा। जंक्शन का नाम क्या है, डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस ब्लड को कहाँ लेके आएगी, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, लेकिन ओनली फॉर कितना आ पाएगा, 1/3, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी आगे की तरफ ब्लड नहीं लेके जा पा रही है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे खुलती है, लंग्स में खुलती है। तो दोनों लंग्स कैसे है, इमेच्योर है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो पल्मोनरी आर्टरी बताइए किसके साथ में प्रेशर बना देगी, अयोटा के साथ में, और इन दोनों के बीच में सेप्टम बनता है, उसी को बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। तो डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू ब्लड 1/3 ब्लड कहाँ आ गया है, अयोटा में आ गया है। अब बाकी का जो 2/3 ब्लड बचा था आपका यहाँ पे, 2/3 ब्लड वो राइट एट्रियम से कहाँ आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आएगा, अयोटा में आएगा। तो अयोटा में दोनों जगह से ब्लड आ रहा है, एक तो डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है, दूसरा लेफ्ट एट्रियम के थ्रू आ रहा है। जो भी ब्लड आया था वो सारा यहाँ पे आ गया है। अब इसको आगे की तरफ सप्लाई करना है। तो ऊपर की तरफ चेस्ट की तरफ अयोटा है तो थैरोसिक अयोटा, नीचे आएगा तो एब्डोमिनल अयोटा, उसके और नीचे जाएगा तो इंटरनल इलियक आर्टरी। कितनी होती है, 2 होती है। और नीचे जाएगा तो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी 2 होती है, और वो दोनों अम्बिलिकस में खुलती है तो क्या नाम हो जाता है, अम्बिलिकल आर्टरी। अब अम्बिलिकल आर्टरी वहां तक जाते जाते कितना % ऑक्सीजन रह जाता है, 50 to 60% ऑक्सीजन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ ही गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कौन कौन से बाईपास चैनल थे। तो बाईपास चैनल आपको मोस्ट मेनली तीनों बताए, डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस और फोरामेन ओवल। तीनों कब क्लोजिंग होती है, तो तीनों की फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग कब होती है, 5 मिनट आफ्टर बर्थ, लेकिन तीनों की एनाटॉमिकल क्लोजिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। डक्टस वेनोसस की 1 वीक आफ्टर बर्थ, डक्टस आर्टेरियोसस की 1 to 3 मंथ, और फोरामेन ओवल की 1 ईयर आफ्टर बर्थ। तीनों के रेमिनेंट्स के नाम अलग अलग है, तीनों बता दिए आपको। उसके बाद बताया अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन, इनमें से सबसे पहले कौन क्लोज होगा, तो अम्बिलिकल आर्टरी क्लोज होगी। और अम्बिलिकल आर्टरी के आज भी अपने बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेमिनेंट्स प्रेजेंट है। तो बताइए अम्बिलिकल आर्टरी के रेमिनेंट का क्या नाम है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। और नेक्स्ट क्लोजिंग किसकी होगी, अम्बिलिकल वेन की। तो अम्बिलिकल वेन के रेमिनेंट्स का क्या नाम है, तो लिगामेंटम टेरेस, ये इसके रेमिनेंट का नाम है। उसके बाद मैंने बताया एडल्ट का सर्कुलेशन यानी पोस्ट नेटल सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताया आपको। फीटस की गैसेज एक्सचेंज यूनिट कौन सी है, तो प्लेसेंटा है। बताइए एडल्ट की कौन सी है, तो एल्वियोलाई है, क्योंकि एल्वियोलाई में गैसेज का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। बताइए एडल्ट के अंदर पहला प्योर ब्लड किसको सप्लाई होता है, तो खुद हार्ट को ही होता है। कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। जबकि मैंने बताया देखो फीटस के अंदर पहला प्योर ब्लड किसको सप्लाई होगा, लीवर को होगा, क्योंकि पास में कौन सा ऑर्गन है, लीवर है।
तो बाईपास चैनल किस में प्रेजेंट होते हैं? तो फीटस में प्रेजेंट होते हैं, और एडल्ट में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लंग्स क्या करता है फीटस के अंदर? ऑक्सीजन नहीं बनाता, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? ब्लड से ऑक्सीजन को रिसीव करता है। जबकि एडल्ट के अंदर क्या होता है? लंग्स खुद ऑक्सीजन एनवायरमेंट से लेता है, तो वो कहाँ पे वापस छोड़ेगा? ब्लड तक छोड़ेगा, तो ब्लड को ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन। तो यही मेजर डिफरेंस है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप करोगे वो सारे आपसे बन जाएंगे। तो थैंक यू, सभी लोग जुड़े रहिए अमोघ नर्सिंग एकेडमी से। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो भी नर्सिंग एस्पिरेंट है उनको बहुत फायदा मिलेगा इससे। धन्यवाद।